नमस्कार, विवेकानंद क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज हम जानेंगे भारत की ऐसी नदियों के बारे में जो अपने ढाल के अनुरूप बहती हैं। जानेंगे जो नदियां अपने ढाल के अनुरूप बहती हैं उन्हें क्या कहते हैं। दक्षिण भारत की वो कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और वो कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके अलावा जानेंगे कौन सी नदी है जो पाक की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी है जो मन्नार की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा दक्षिण भारत की नदियों के गोदावरी, कृष्णा और कावेरी और इनकी सभी सहायक नदियों के बारे में। तो पहले आज की क्लास में हम इसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर हम देखें तो आपने पढ़ा था कि यहां पर पश्चिमी घाट है। सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत के अगर ढाल की बात करें तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है उसका ढाल चारों तरफ है। चारों तरफ कैसे? कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, अर्थात ये जो सह्याद्री है या पश्चिमी घाट पर्वत है इसके पूर्व का ढाल बंगाल की खाड़ी की तरफ है, इसके पश्चिम का ढाल अरब सागर की तरफ है। जबकि यहां आपने देखा था कि नर्मदा नदी के बाद जब हमने गंगा नदी पढ़ा था तो जाना था कि चंबल, केन, बेतवा, टोंस, सोन ये सभी नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं और कहां गिरती हैं? उत्तर प्रदेश में यमुना और गंगा की सहायक नदियां हैं। तो इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग पूर्वी तरफ भी नदियां गिरती हैं, पश्चिमी तरफ भी गिरती हैं, उत्तरी तरफ भी गिरती हैं और दक्षिणी तरफ भी गिरती हैं। इसके अलावा इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग की बात करें और हिमालय की नदियों की बात करें तो दोनों में अंतर क्या है? हिमालय की नदियां सदा नीरा हैं, अर्थात उनमें वर्ष भर जल प्रवाहित होता है। कारण कि उन नदियों में वर्षा का जल प्राप्त होता है, साथ ही ग्लेशियर की जो बर्फ पिघलती है वो भी जल के रूप में इन नदियों को मिलता है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियां ऐसी नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जब बरसात आती है तो बरसात का जल इन नदियों में बहता है, तो ये वर्ष भर नहीं बहती हैं। हालांकि कावेरी नदी इसका अपवाद है, जिसे हम सदा नीरा कहते हैं। कारण कि जब मानसून आता है तो इस क्षेत्र में वर्षा करता है, उसके बाद जब लौटता हुआ मानसून आता है तो इस क्षेत्र में वर्षा करता है। इसलिए कावेरी नदी एक ऐसी है जो वर्ष भर प्रवाहित बनी रहती है। जो अन्य नदियां हैं ये मौसमी नदियां हैं, मौसम के अनुसार बहती हैं। अगर हम देखें दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों के बारे में तो हम देखते हैं कि कुछ नदियां हैं वो खंबात की खाड़ी में। गुजरात में यहाँ एक गांव है जिसका नाम है खंबात। क्या नाम है? खंबात। इसी खंबात के नाम पर इस खाड़ी का नाम, ये जो जल क्षेत्र है ना, तीनों ओर स्थल से घिरा हुआ जल क्या कहलाता है? खाड़ी। तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। जैसे मध्य प्रदेश के लगभग बीच से नर्मदा नदी जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। बैतूल के पठार से ताप्ती नदी ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है।
आपने पढ़ा मध्य प्रदेश से राजस्थान होते हुए और माही नदी, ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है, और अरावली से निकलकर अहमदाबाद जिसके तट पर है साबरमती नदी। ये जो नदियां हैं खंबात की खाड़ी में बहती हैं। कहाँ बहती हैं? खंबात की खाड़ी में। इसका नाम क्या है? नर्मदा। और ये ताप्ती। एक अलग वीडियो में हम इन चारों नदियों के बारे में बात करेंगे, माही और साबरमती। सिर्फ हम दक्षिण भारत की नदियों की अभी लोकेशन देख रहे हैं। झारखंड में रांची के पठार से नदी निकलती है जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सीमा निर्धारित करती है। यहीं पर जमशेदपुर, इस नदी के तट पे जमशेदपुर बसा है। क्या नाम है इसका? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा। ये स्वर्ण रेखा नदी है। इसके बाद आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास से सिंहावा नामक पहाड़ी से एक नदी निकलती है। कौन सी? महानदी। और ये महानदी बहुत खास है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से, रायपुर जिला सिंहावा पहाड़ी से महानदी निकलती है और इस महानदी जैसे ही उड़ीसा में प्रवेश करती है, यहाँ जगह है संभलपुर। क्या है? संभलपुर। और संभलपुर में महानदी पर विश्व का सबसे लंबा बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध। संभलपुर में यहां पर क्या है? हीराकुंड बांध। ये कौन सी नदी है? महानदी। महानदी। महानदी को उड़ीसा का सोग कहा जाता था और अभी हम जानेंगे कि क्यों कहा जाता है। ठीक है ना? अभी सिर्फ हम एक डायग्राम बना रहे हैं कि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो कैसे कैसे प्रभावित होती हैं। स्वर्ण रेखा नदी और महानदी, स्वर्ण रेखा नदी और महानदी, इनके बीच में दो नदियां बहती हैं जिनका नाम है ब्राह्मणी और बैतरणी। क्या नाम है? ब्राह्मणी और बैतरणी। ठीक है ना? कि स्वर्ण रेखा नदी और महानदी के बीच में बहती है ब्राह्मणी और बैतरणी। अभी मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं कि फिर कुछ लिख नहीं पाऊंगा मैं। आइए बात करते हैं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। आपको पता है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? तो महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबक पहाड़ी से। कहां से निकलती है? महाराष्ट्र में नासिक के पास से त्र्यंबक पहाड़ी से। और ये महाराष्ट्र में बहती है और महाराष्ट्र के बाद फिर ये तेलंगाना में आती है और तेलंगाना के बाद ये आंध्र प्रदेश में बहती है। तो चूंकि हमें पता है कि इधर का ढाल, तो इधर का जो ढाल है वो अरब सागर में है, तो ये पश्चिमी घाट के पूर्व से निकलेगी। तो यहाँ पे त्र्यंबक की पहाड़ी क्या है?
त्र्यंबक पहाड़ी या त्र्यंबक चोटी नासिक के पास। पूछा जाता है नासिक किस नदी के तट पे है, तो गोदावरी नदी के तट पे है। तो त्र्यंबक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, गोदावरी। गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र है और ये तेलंगाना। त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और फिर तेलंगाना पहुंचती है और तेलंगाना के बाद ये नदी आंध्र प्रदेश, कहां पहुंचती है, आंध्र प्रदेश। सबसे पहले महाराष्ट्र में बहती है और महाराष्ट्र के बाद कहां बहती है, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना में, और तेलंगाना के बाद ये आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में यह नदी कई भागों में बट जाती है और एक डेल्टा का विकास करती है। तो हमें जो गोदावरी से प्रश्न याद रखने हैं, गोदावरी कहां से निकलती है, त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। त्र्यंबक पहाड़ी कहां पर है, नासिक के पास में है। और दूसरा कहां से निकलती है, ये जो पहाड़ी है वो किसका भाग है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट या सह्याद्री, या अगर इसे हम दो भागों में बांट दें तो इधर हम क्या बोलते हैं, उत्तरी सह्याद्री। तो या तो सह्याद्री से निकलती है या उत्तरी सह्याद्री निकलती है। और उत्तरी सह्याद्री की पहाड़ी पूछा जाए तो त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है, नासिक के पास से निकलती है। नासिक के पास से ये नदी तेलंगाना में प्रवेश करती है और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में बहती है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, आपको पता है, गोदावरी नदी। हम अभी इसकी सहायक नदियों के बारे में भी जानेंगे। गोदावरी नदी कितनी है, 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम जानते हैं ऐसी नदी के बारे में जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृष्णा नदी। कौन सी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है और थोड़ा पश्चिमी घाट को इधर करते हैं। और फिर ये मैं थोड़ा सा, कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है और इसके बाद ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा बनाती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का सीमा का निर्धारण करती है और फिर यह कई भागों में बट जाती है और एक डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है ना। गोदावरी नदी भी आंध्र प्रदेश में गिरती है
और कृष्णा नदी भी आंध्र प्रदेश में गिरती है। इन दोनों नदियों के बीच में दो छोटी छोटी नदियां भी बहती हैं, ठीक है ना। इन नदियों के बीच में दो छोटी छोटी नदियां भी बहती हैं। अब जानते हैं दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी के बारे में, दक्षिण भारत की गंगा के बारे में जी, कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है और ये तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी नदी कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? अच्छा, कृष्णा नदी ये त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और यहीं से निकलती है। कौन सी, कहाँ से निकलती है ये? कृष्णा नदी महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर चोटी या महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, जबकि कावेरी नदी भी कर्नाटक से निकलती है, यानी कि त्र्यंबक पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है, जबकि महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। यहाँ पर एक चोटी है, एक पहाड़ी है जिसका नाम है बरसानद पहाड़ी। कौन सी? बरसानद पहाड़ी, बरसानद पहाड़ी। इस बरसानद पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बेगई। क्या नाम है? बेगई। पूछा जाता है कौन सी नदी है जो पाक की खाड़ी में गिरती है? तो आपको पता है कि ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु से ये पंबन ब्रिज है, इसके द्वारा ये श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर का जो भाग है, इसके जो ऊपर का भाग है वो क्या कहलाता है? पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी अर्थात ये जो रामेश्वरम द्वीप है, इसके जो उत्तर का जल क्षेत्र है उसे हम क्या बोलते हैं? पाक की खाड़ी। जबकि ये दक्षिण का भाग है, इसे क्या बोलते हैं? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। और इन दोनों को जोड़ता कौन है? पाक जल संधि। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को कौन जोड़ता है? पाक जल डमरू मध्य। इन दोनों दो जल क्षेत्रों को जोड़ने वाले को हम क्या बोलते हैं? या तो जल डमरू मध्य या जल संधि। तो कौन सी नदी है जो पाक की खाड़ी में गिरती है? तो वो नदी कौन सी है? बेगई। और कौन सी नदी है जो मन्नार की खाड़ी में गिरती है? तो यहाँ पे अगस्त मलाई की पहाड़ी, अगस्त्य मलाई। अगस्त मलाई की पहाड़ी से ताम्रपर्णी नदी। कौन सी? ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी तो बेगई नदी कहां से निकलती है? तो बरसानद पहाड़ी से, और ताम्रपर्णी अगस्त मलाई से।
आपको पता है जब हम भारत के जैव आरक्षित क्षेत्र पढ़ते हैं तो भारत में 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, अर्थात 18 क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। और उन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक कौन सा है, अगस्त्यमलाई, जो कहां पर है, तमिलनाडु और केरल के बीच में। कमेंट करके बताइए कि तमिलनाडु में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तमिलनाडु में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। हमने ये देखा कि यहाँ पे सबसे दक्षिण में अगर देखें तो ताम्रपर्णी के, और उत्तर में देखें तो बेगई के ऊपर देखें तो कावेरी, और कावेरी के ऊपर कृष्णा, और कृष्णा के ऊपर गोदावरी, गोदावरी के महानदी के अलावा स्वर्णरेखा नदी। अब अगर हम गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ये हम जान चुके हैं। गोदावरी नदी के उत्तर में से, गोदावरी नदी के उत्तर में कई नदियां आकर के मिलती हैं, जैसे वर्धा, पेनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती। ये महाराष्ट्र देख रहे हैं ना, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का जो हिस्सा नीचे तेलंगाना की तरफ है, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है प्राणहिता, और जबकि छत्तीसगढ़ की तरफ से आती है इंद्रावती, है ना। तो महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा कौन सी बना रही है, प्राणहिता नदी, प्राणहिता। और जबकि इधर अगर दोनों के बीच में सीमा बना रही है तो कौन सी नदी है, इंद्रावती। और इंद्रावती कहां से निकल रही है, छत्तीसगढ़ से, इंद्रावती। तो प्राणहिता और इंद्रावती, प्राणहिता और इंद्रावती, ये जो दोनों नदियां हैं ये उत्तर की ओर से आके मिलती हैं, और कहाँ मिलती हैं, तो तेलंगाना में। ये दोनों नदियां आकर के कहाँ मिलती हैं, तेलंगाना में। अगर हम इधर से देखें, यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत है, और यहाँ से विभिन्न नदियां इधर आके निकलती हैं। यहाँ पर अजंता की पहाड़ियां हैं। इधर से मिलने वाली नदियों में पेनगंगा और वैनगंगा, इसी में मिलने वाली नदियों में वर्धा। अगर हम इधर से क्रम से देखें तो वर्धा, पेनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती, ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये गोदावरी नदी में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां हैं। वर्धा, आप जानते हो वर्धा में गांधी जी ने वर्धा शिक्षा योजना प्रारंभ की थी, जिसे बेसिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। वर्धा, पेनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगर हम कृष्णा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भीमा नदी है। कौन सी है, भीमा नदी। कृष्णा नदी की
सबसे बड़ी सहायक नदी भीमा नदी है, जो किधर से निकलती है, जो कृष्णा नदी के बाएं हाथ से निकलती है, अर्थात उत्तर की ओर निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है और महाबलेश्वर के पास से एक दूसरी नदी है जिसका नाम है कोयना नदी। कौन सी? कोयना नदी। पूछा जाता है कोयना जल विद्युत परियोजना, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में चल रही है? तो कहाँ चलती है? महाराष्ट्र में। तो महाबलेश्वर से ही कोयना नदी कृष्णा में आके मिलती है। उसके बाद उत्तर से आने वाली नदी कौन सी? भीमा। भीमा नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। भीमा नदी किस राज्य में आके मिलती है? तो कर्नाटक में आकर के मिलती है। अगर इसके दक्षिण से मिलने वाली नदियों के बारे में बात करें तो दूधगंगा और पंचगंगा। दूधगंगा और पंचगंगा। इधर से हम देखते हैं कि कर्नाटक में दूधगंगा और पंचगंगा लिख देता हूं मैं। कृष्णा की सहायक नदियां। कृष्णा की सहायक नदियां। सहायक नदियां वो नदियां होती हैं जो अपना मुहाना किसी मुख्य नदी में बनाती हैं। तो कृष्णा नदी में आकर कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? तो सबसे पहले हमने जाना, अगर हम ये कृष्णा नदी को देखें डायग्राम पे, तो सबसे पहले मिलने वाली कौन सी नदी है? कोयना। क्या नाम है इसका? कोयना। और कोयना नदी कहाँ मिलती है? तो कोयना नदी महाराष्ट्र में एक जिला है सतारा, और सतारा के पास एक जगह है कराड़। तो ये कोयना नदी कोयना कराड़ में आके मिलती है। कोयना कराड़ में आके मिलती है। उत्तर की तरफ से मिलने वाली नदियों में अगर कोयना के बाद देखा जाए तो दूसरी जो सबसे प्रमुख नदी और सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है? भीमा नदी। भीमा नदी यहाँ पे भी देखते चले कि भीमा नदी निकलती तो महाराष्ट्र से है लेकिन कर्नाटक में आकर के मिलती है। तो भीमा नदी हम कहें या तो कृष्णा के बाएं हाथ से मिलती है या कृष्णा के उत्तर की ओर से आके मिलती है। कृष्णा के दक्षिण में आके मिलने वाली दूधगंगा और पंचगंगा, इसे हम देखते हैं डायग्राम में, दूधगंगा और पंचगंगा। दूधगंगा, इतना याद रखना है कि पैनगंगा और वैनगंगा ये दोनों गोदावरी की हैं, जबकि दूधगंगा और पंचगंगा, दूधगंगा और पंचगंगा ये किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आके दो और नदियां मिलती हैं जिनका नाम है घाट प्रवाह, घाट प्रवाह और माल प्रवाह। माल प्रवाह। कृष्णा में जो भी नदियां हैं वो दक्षिण की ओर से मिलती हैं। तो सबसे पहले
दूध गंगा मिलती है, दूध गंगा के बाद पंचगंगा मिलती है, और पंचगंगा के बाद घाट प्रवाह, माल प्रवाह, और इसके बाद एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है अमरावती। कौन सी? अमरावती। तो हम एक नदी के बारे में और देखेंगे, अमरावती। अमरावती, ठीक है ना। तो एक और नदी आके मिलती है अमरावती नहीं, तुंगभद्रा नदी, क्योंकि अमरावती तो कावेरी की सहायक नदी है। माफ करना, इधर से आने वाली नदी कौन सी है? तुंगा और भद्रा दोनों जब मिल जाती हैं तो क्या बन जाती है? तुंगभद्रा। तो इधर से मिलने वाली नदी है वो है तुंगभद्रा, जो कर्नाटक में तुंगभद्रा जलाशय का निर्माण करती है। तो तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। किधर से निकलती है? दक्षिण से निकलती है, या कृष्णा के दाएं हाथ से निकलती है। तो अगर हम क्रम से अगर देखें इधर, तो सबसे पहले दूध गंगा, पंचगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह और तुंगभद्रा, ये दक्षिण से आकर के मिलती हैं। तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है, तुंगभद्रा की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है हगेरी। तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है हगेरी। तो कृष्णा नदी, कृष्णा नदी अगर हम देखते हैं, कृष्णा नदी से प्रश्न बनता है कि कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो भीमा नदी है, जो किस ओर से मिलती है? तो बाएं हाथ से मिलती है। कृष्णा नदी की कृष्णा की कौन सी सहायक नदी है जो तुंगा और भद्रा के नाम से निकलती है? तो वो तुंगभद्रा नदी है। पूछा जाता है पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की। इसी तरह से इतना ध्यान रखना है कि पेनगंगा और वैनगंगा, पेनगंगा और वैनगंगा ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी की। जबकि पंचगंगा और दूध गंगा, अरे भाई कृष्णा जी को ही तो दूध की जरूरत होगी, तो दूध गंगा और पंचगंगा, यहाँ पे 3 प्रमुख बांध हैं। कृष्णा नदी पे 3 प्रमुख बांध हैं। कृष्णा, और कृष्णा क्या खाते थे? माटी, अर्थात अलमाटी बांध। पूछा जाता है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है और किस राज्य में है? तो कृष्णा नदी की अगर बात करें तो कृष्णा क्या खाते थे? माटी, अर्थात अलमाटी, अलमाटी बांध। अलमाटी बांध कहाँ है? तो अलमाटी बांध यहाँ पर है। आइए बांधों को ऐसे दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या है? अलमाटी बांध। तो पूछा जाता है अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। इसके बाद और आगे आते हैं तो यहाँ पर नागार्जुन, तेलंगाना में एक और बांध है जिसका नाम है नागार्जुन सागर बांध।
या नागार्जुन सागर बांध या जलाशय कहां पर है? तेलंगाना में है। ये कहां पर है? कर्नाटक में, और ये तेलंगाना में। इस पे और आगे श्रीशैलम, और श्रीशैलम कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, श्रीशैलम। ठीक है ना। तो कृष्णा नदी पर 3 प्रमुख बांध हैं। सबसे पहला अलमाटी बांध जो कर्नाटक में है, अलमाटी के बाद नागार्जुन बांध जो तेलंगाना में है, और श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना। अब हम कावेरी नदी को और देख लेते हैं, क्योंकि कावेरी नदी से प्रश्न बनते हैं। और क्या बनते हैं कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं। तो कावेरी नदी को और देखते हैं हम। कावेरी नदी, कावेरी नदी कावेरी नदी कहां से निकलती है? तो कर्नाटक से निकलती है। कावेरी नदी कहां से निकलती है? कर्नाटक। और कर्नाटक में किस जगह से? तो ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। कावेरी नदी कहां से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी। ठीक है ना। ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है और फिर तमिलनाडु में ब्रह्मगिरी से निकलती है और तमिलनाडु में ये जाके कावेरी डेल्टा का निर्माण करती है। तो कावेरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा या दक्षिण की गंगा। इसे ध्यान रखना, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी। ठीक है ना। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी को कहते हैं। दक्षिण की पवित्र नदी किसे कहते हैं? पवित्र नदी किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी। दक्षिण भारत की कौन सी नदी है जो सदा नीरा है, अर्थात जिसमें वर्ष भर जल प्रवाहित होता है? तो वो भी कौन सी है? कावेरी नदी है। दक्षिण भारत की और कावेरी नदी को राइस बाउल ऑफ साउथ, यानी दक्षिण का राइस बाउल किसे कहते हैं? कावेरी नदी को। कारण क्योंकि जब मानसून इधर से आता है तो यहाँ पे जल प्राप्त हो जाता है और चावल की खेती हो जाती है, जबकि लौटते हुए मानसून से भी यहाँ वर्षा मिल जाती है, तो यहाँ 2 बार चावल हो जाता है। और कावेरी घाटी, कावेरी के दोनों तटों पे चावल की खेती अच्छी होती है, इसीलिए इसे चावल का कटोरा भी कहते हैं। तो चावल का कटोरा किसे कहते हैं? कावेरी नदी को। हालांकि भारत का एक राज्य भी है जिसे चावल का कटोरा कहते हैं। कौन सा है? छत्तीसगढ़। लेकिन चावल का कटोरा किस नदी को कहते हैं? तो कावेरी नदी को कहते हैं। आइए देखते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। इसकी अगर हम इस देखते हैं तो इसकी प्रमुख
नदियों में है हेमावती। कौन सी? हेमावती। इसके बाद और दूसरी देखते हैं तो लोका पावनी। लोका पावनी। पश्चिम से पूर्व की ओर देखते हैं तो हेमावती, लोका पावनी और इसके बाद सिमसा। सिमसा और उसके बाद अर्कवती। उसके बाद कौन सी है? अर्कवती। कावेरी नदी की एक ट्रिक है कि वती नाम से जो भी नदियां हैं, वती नाम से जो भी नदियां हैं, जैसे कि हेमावती, अर्कवती, अमरावती, है ना, पर इंद्रावती बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि इंद्रावती छत्तीसगढ़ से निकलती है और किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। तो अगर हम देखें कावेरी नदी के बाएं हाथ से मिलने वाली या उत्तर दिशा से आने वाली सहायक नदियां हैं, वो कौन सी हैं? हेमावती, लोकापावनी, सिमसा और अर्कवती। आइए देखते हैं कि दक्षिण से कौन सी नदी मिलती है। लक्ष्मण तीर्थ। कौन सी? लक्ष्मण तीर्थ। दाएं हाथ से मिलने वाली नदियों में अगर पश्चिम से पूर्व का क्रम, तो सबसे पश्चिम में कौन सी है? लक्ष्मण तीर्थ। और लक्ष्मण तीर्थ के बाद है कबिनी। ध्यान रखना, कबिनी है, ठीक है ना? कौन सी है? कबिनी। कबीना मंत्री वाली नहीं, ठीक है ना? तो लक्ष्मण तीर्थ और लक्ष्मण तीर्थ के बाद कबिनी और इसके बाद स्वर्णवती। कौन सी? स्वर्णवती। लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी और स्वर्णवती, ये जो तीनों नदियां हैं, लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी और स्वर्णवती, ये कर्नाटक में ही आके मिल जाती हैं। यानी कि कर्नाटक से कावेरी निकलती है और कर्नाटक से सीधे हाथ से सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? लक्ष्मण तीर्थ, और लक्ष्मण तीर्थ के बाद कबिनी और कबिनी के बाद स्वर्णवती। और ये कहाँ मिल जाती हैं? कर्नाटक में। लेकिन जैसे ही ये तमिलनाडु में पहुंचती है, इसमें एक और नदी आके मिल जाती है। कौन सी? अमरावती। कौन सी? अमरावती। तो अमरावती कहाँ आके मिलती है? तमिलनाडु में। ठीक है ना? एक नदी को और याद रखना है, कृष्णा नदी की सहायक नदी हमने पढ़ा था भीमा, और भीमा के अलावा एक और नदी याद रखनी है। कौन सी? मूसी नदी। कौन सी? मूसी नदी। ठीक है ना? आप बताइए कि मूसी नदी क्यों खास है? ठीक है ना? मूसी नदी है जो कृष्णा की सहायक नदी है, जबकि मंजिरा नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी है। तो एक बार मैप पे गोदावरी की सहायक नदियों को भी देख लेते हैं। जितनी भी नदियां हैं, आप स्टूडेंट एटलस उठा के देखें या किसी भी मैप के थ्रू देखें। ज्योग्राफी तभी समझ में आ सकती है जब आप मैप से पढ़ते हैं। जब आप मेरा ये वीडियो देखें तो अपने मैप को जरूर देखें और सामने रखें और फिर उसे देखें, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं गोदावरी।
गोदावरी। गोदावरी नदी में सबसे पहले एक इधर नदी निकलती है, कहां से? महाराष्ट्र से, और वो कौन सी है? पूर्णा। कौन सी? पूर्णा। तो पूछा जाता है कि पूर्णा किसकी सहायक नदी है, और इधर बना देते हैं पूर्णा। तो सबसे पहले पूर्णा, और पूर्णा के बाद फिर कौन सी पढ़ी थी हमने? वर्धा। कौन सी? वर्धा। और इसके बाद पैनगंगा और वैनगंगा। पैनगंगा और वैनगंगा। ठीक है ना? तो अगर पश्चिम से पूर्व का क्रम देखें तो पूर्णा, वर्धा, पैनगंगा, वैनगंगा, और हम दो नदियों को पढ़ चुके हैं। कौन सी? प्राणहिता। ये कौन सी है? प्राणहिता। और इधर से आके कौन सी मिल जाती है? प्राणहिता के बाद इंद्रावती। इंद्रावती। ठीक है ना? और इधर से एक नदी याद रखनी है, कौन सी? मंजिरा नदी। तो देखते हैं कि गोदावरी में दाएं हाथ से ज्यादा नदियां मिल रही हैं। गोदावरी में, सॉरी, बाएं हाथ से। गोदावरी में बाएं हाथ से या उत्तर की ओर नदियां ज्यादा मिल रही हैं, जबकि कृष्णा नदी में दाएं हाथ से नदियां ज्यादा मिल रही हैं। ठीक है ना? कुछ देखते हैं और नदियों के बारे में। कृष्णा और कावेरी के बीच में, कृष्णा और कावेरी के बीच में दो नदियां बहती हैं, जिसका नाम है पेन्नार। कौन सी? पेन्नार नदी। और एक और नदी बहती है जिसका नाम है पलार। ठीक है ना? तो ये भी आपको याद रखनी है कि कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और कावेरी के बीच में दो नदियां बहती हैं, पेन्नार और पलार। इसके बाद गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा, इसके बीच में एक झील का निर्माण होता है। इस झील का नाम क्या है? कोलेरू झील। क्या नाम है? कोलेरू झील। पूछा जाता है कोलेरू झील ताजे जल की झील है या लेग्यून झील है? तो आप जानते हो कि लेग्यून झील समुद्र तटीय झीलें होती हैं, जिनमें समुद्र का खारी पानी आके भर जाता है और किनारा बंद हो जाता है, लेगून झीलों का निर्माण हो जाता है। तो कोलेरू झील है ना, ये कहां पर है? तट से अंदर है। तो कैसी होगी? ताजे जल की झील होगी। इसके बाद हम आगे यहाँ पे देखते हैं महानदी। और महानदी के बारे में हमने देखा था कि महानदी रायपुर कहां से निकलती है? महानदी के बारे से जो महानदी से जो प्रश्न बनते हैं उन्हें देख लेते हैं कि महानदी कहां से निकलती है? रायपुर के पास से। रायपुर के पास कहां से? सिहावा पहाड़ी से। सिहावा पहाड़ी। ठीक है ना? और सिहावा पहाड़ी से निकलती है। आगे इसमें कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध कहां पर है? तो उड़ीसा का एक स्थान है जिसका नाम है संबलपुर। 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 और ठीक है ना, हीराकुंड बांध। और ये विश्व का सबसे लंबा बांध है।
हीराकुंड बांध कहां पर है? संबलपुर, उड़ीसा में। ठीक है ना, कि यहाँ पर संबलपुर है और संबलपुर के पास क्या है? हीराकुंड बांध है। इसी महानदी के उत्तर का एरिया, महानदी के उत्तर का एरिया जैसे कि मयूरभंज है ना, ये जो क्षेत्र है ना, ये खनिज संपदा के लिए, लोहे के लिए, कोयले के लिए ये जो क्षेत्र है ना, छोटा नागपुर पठार, समृद्ध है। महानदी कटक के पास, महानदी कहां पे गिरती है? कटक के पास। क्या आपको याद है कि अटक के पास भी जब हमने भारत की नदियों के बारे में पढ़ा था तो हमने अटक के पास भी बोला था कि एक ऐसी नदी है जो अटक से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि कौन सी नदी है जो अटक से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो ये कौन सी है? महानदी। महानदी को और क्या कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक कहा जाता है। हालांकि उड़ीसा का शोक, हालांकि अब ऐसा है नहीं। ठीक है ना। महानदी जहां गिरती है इसी के दक्षिण में एक द्वीप है, जिसे बोलते हैं पारादीप। क्या बोलते हैं? पारादीप। और जैसे ही पारादीप का नाम याद आता है तो आपको पता है कि इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है ना। पारादीप एक बंदरगाह है। जब हम भारत में पढ़ते हैं कि 13 बड़े बंदरगाह हैं और लगभग 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं, तो ये 13 बड़े बंदरगाहों में से एक बंदरगाह है पारादीप, जहां छत्तीसगढ़ या छोटा नागपुर पठार का जो भी लोहे का उत्पादन होता है वो यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है, दूसरे देशों को भेजा जाता है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि कौन से बंदरगाह के पृष्ठ भाग में खनिज संसाधनों का क्षेत्र है? तो पारादीप कहां पर है? उड़ीसा में। ठीक है ना। तो पारादीप क्या है? एक बंदरगाह है। जब हम देखते हैं कि भारत के जो 13 बंदरगाह हैं उन 13 बंदरगाहों में एक पश्चिम बंगाल में कोलकाता हल्दिया, इसके अलावा एक उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में पारादीप, जबकि 3 इसके अलावा आंध्र प्रदेश और रह गया। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, जबकि 3 कहां है? उड़ीसा में। उड़ीसा में वो 3 कहां है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? चेन्नई। तो एक तो चेन्नई बंदरगाह है और दूसरा टी से तूतीकोरिन और एन से एन्नौर। तो आप जानते हैं कि इस पूर्वी तट पे 3 और 3 6 13 में से 6 बंदरगाह हैं वो पूर्वी तट पे हैं, जबकि अगर पोर्ट ब्लेयर को और जोड़ लिया जाता है तो 7 बंदरगाह इधर हैं जबकि 6 पश्चिमी तट पे हैं। ठीक है, आइए इस महानदी के दक्षिण में पुरी जिला स्थित है। कौन सा है? पुरी। जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कहां पर निकलती है? पुरी में। और इस पुरी के नीचे ही क्या है? चिल्का झील। चिल्का झील। और जैसे ही नाम आता है चिल्का झील, आपको पता है इस चिल्का झील से कितने प्रश्न बनते हैं। चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील।
भारत की सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। पूछा जाता है भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है? तो चिल्का झील। रामसर साइट, आपको पता है कि ईरान के शहर 1971 साल 1971 में ईरान के एक शहर रामसर में एक सम्मेलन हुआ और ये तय किया गया कि आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाएगा, वेटलैंड का संरक्षण किया जाएगा। इसके लिए एक सम्मेलन हुआ और इसके तहत विश्व भर में आर्द्र भूमियों का संरक्षण दिया जाता रहा और इसी के तहत साल 1981 में चिल्का झील को भारत की पहली रामसर साइट घोषित किया गया था। आपको पता है कि अभी हाल ही में भारत के 10 स्थानों को रामसर साइट घोषित किया गया है और वर्तमान में रामसर साइट कितनी है? तो 27 पहले थी और 10 अब हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 37। तो भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? यही चिल्का झील है ना। इस उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? सिमलीपाल और भीतरकनिका, जबकि सिमलीपाल जैव आरक्षित क्षेत्र भी है ना। तो 37 साइट में अभी आपने पढ़ा था, नासिक कहीं पढ़ा था, नासिक किस नदी के तट पर? गोदावरी। नासिक के पास में ही है नंदुर। क्या है? नंदुर। और नंदुर को भी क्या बना दिया गया है? नंदुर को क्या बना दिया गया है? नई रामसर साइट बना दिया गया है। जबकि आपको पता है कि पंजाब में ब्यास, नागल और केशोपुर म्यानी, ये 3 पंजाब में बनाए गए हैं, जबकि 6 उत्तर प्रदेश में। 5 झीलें, उत्तर प्रदेश की 5 झीलें, मैनपुरी की पक्षी विहार, मैनपुरी का समन पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा, सरसुई नवारे झील इटावा, है ना। इन 6 क्षेत्रों को एक रह गया है समन पक्षी विहार, समसपुर, सांडी पक्षी विहार हरदोई, अर्थात इन 6 क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश को 6 उत्तर प्रदेश के स्थान और 3 पंजाब के और 1 महाराष्ट्र के, इनको रामसर साइट बनाई गई है। तो ये भारत की नई रामसर साइट है। आइए देखते हैं कुछ और नदियों के बारे में। मुझे लगता है वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो अगले वीडियो में हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे और कुछ और नई और रोचक जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। धन्यवाद।